आइए अब इसको बढ़ाते हैं, अध्याय 8 राशियों की तुलना को, और कुछ परिभाषाएं या कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी रहेगी। तो कुछ चीजें हैं, जैसे आपका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? ये क्रय मूल्य कि किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जितने पैसे से आप कोई सामान खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जब उस माल को जितने रुपए पर बेचेंगे वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है, और किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इस पर दो कंडीशन हो सकती है हमारी। एक कंडीशन ये हो सकती है, इस ये विक्रय मूल्य बड़ा है। ये बड़ा का मतलब होता है ये वाला चिन्ह होता है, जिधर को मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, जिधर नोक जाता है वो छोटा होता रहता है। इससे समझने में आपको आसानी रहेगी। छोटा कौन? जिधर नोक। बड़ा कौन? जिधर मुंह खुला। तो विक्रय अब पढ़ेंगे कैसे? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से तब हमें लाभ होता है। इसका मतलब आपने जितने में खरीदा और उससे ज्यादा में यदि बेचा तो आपको लाभ होगा। ठीक इसी का उल्टा, अच्छा अभी पहले तो ये देख, तो लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ कि जब विक्रय मूल्य ने बेचा ज्यादा में, तो विक्रय जितने में ज्यादा मतलब जिस विक्रय मूल्य में बेचा और जितने में खरीदा था दोनों का अंतर कर देते हैं, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमें लाभ हो जाता है। इसी का ठीक उल्टा, अभी विक्रय मूल्य मतलब ज्यादा पैसे में बेचा है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि आप सामान खरीद के लाते हैं और वो उस रेट पे नहीं बिकता, कम रेट पे बेचना पड़ता है। मजबूरी हो सकती है या सामान में क्वालिटी में गुणवत्ता कुछ कम होती है, तो फिर आपको उसके क्या धुलाई उलाई में भी कई बार होता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर उतना रेट नहीं मिलता है क्योंकि आपने पैसा लगाया होता है तो उसको क्या करते हैं, पैसे वसूलने के लिए हम क्या करते हैं, जिस रेट पे खरीदा है उससे कम रेट पे बेच देते हैं। अर्थात इससे क्या समझ में आ रहा है कि विक्रय मूल्य कम है इसका मतलब इस चिन्ह का मतलब होता है कि कम है। तो विक्रय मूल्य कम है या छोटा है क्रय मूल्य से, उस वक्त हमें हानि होगी। अर्थात हानि निकालने का क्या तरीका है कि अब क्या हो गया, यहाँ पर जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटा दें और जो भी अंतर आ जाता है वो हानि कहलाती है। अब सामान खरीदने के पश्चात उस पर लगा हुआ भाड़ा, भाड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जो उस पर व्यय करते हैं, आप खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार से कोई सामान खरीदा और आपको अपनी दुकान तक ले जानी है, तो क्या करेंगे, आप सामान खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसमें से कुली से वो सामान रखवाएंगे या खुद रखेंगे, फिर वो सामान जिससे लाएंगे ट्रक में, ठेले में या जिसमें भी लाते हैं, तो वो पैसे लगते हैं ना उसमें घर तक पहुंचने, तब तो आप बेचेंगे। तो जो खर्चा लगा, यानी कई रास्ते में कुछ आपके भी खर्चे होते हैं, ऐसा करके ये सारे खर्चे जो भी होते हैं, यानी कि सामान खरीदने के पश्चात उस पर लगा भाड़ा, ढुलाई व मरम्मत आदि को ऊपरी खर्चे कहते हैं। तो ये सारा जब आप उसमें जोड़ देंगे, जितना आपने सामान खरीदा, फिर इसमें ट्रकों में लोड करवाया, उसके बाद अपने घर पर लाए यानी अपनी शॉप पर लाए, तो जितना आपने खरीदने के बाद व्यय किया है वो भी उसी मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी खर्चे कहते हैं। तो जब हम सामान बेचेंगे तो ये भी उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसके हिसाब से रेट, और फिर उसके हिसाब से क्रय मूल्य निर्धारित मतलब विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे। अब कई बार ऐसा आता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें छूट भी देना पड़ता है, तो हम एक अंकित मूल्य लगा, उसमें टैग लगा देते हैं, एक कागज की चिट लगा देते हैं और लिख देते हैं, जैसे मान लो कोई चीज सामान खरीदा और उसमें लिख दिया 1000 रुपया, ठीक है। अब 1000 रुपये तो लिख दिया, अब 1000 रुपये में कुछ आकर्षण पैदा करने के लिए हम लिख देते हैं कि इसमें 10% छूट या 20% छूट, ठीक है। अब होता क्या है कि लोग देखते हैं, बोले अरे वाह जी, ये तो 1000 का सामान है और 20% छूट, मतलब उसमें छूट भी दे रहा है पैसा, तो लोग आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। तो हम उसमें जो हम छूट देते हैं उसी को बट्टा कहते हैं, और लोग उसको बट्टा से आकर्षित होते हैं और खरीदारी करते हैं। तो बट्टा का निकाला कैसा जाता है, जो अंकित मूल्य होता है उसमें से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। अंकित मूल्य मतलब जो आपने टैग लगा रखा है कि मान लो 1000, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कितने में बेचा। मान लो
आपने 900 रुपये में बेच दिया, तो 1000 में से 900 रुपये यदि घटा देंगे तो बट्टा कितना है, 100 रुपये, यानी आपको कितना मिला, मतलब बट्टा मतलब की छूट कितनी दी, 100 रुपये की। अब कई बार सीधे विक्रय मूल्य ना लिख के आप प्रतिशत लिख देते हैं, तो आप ऐसा लिखेंगे कि बट्टा बराबर आप निकालने के लिए अंकित मूल्य में से बट्टा प्रतिशत, जितना भी बट्टा का प्रतिशत लिख रखा है आपने उसका गुणा कर देंगे तो अपने आप बट्टा निकल आता है। ये बात समझ रहे हैं? कुछ और टर्म्स लेते हैं फिर बाद में और आगे समझ में आएगा। हाँ, ये प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, हर समझते हैं ना, अंश बटे हर ऐसे लिखते हैं ना, जब कोई चीज भिन्न बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, अंश और बटे हर, इसके रूप में अगर कोई चीज लिखते हैं तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, तो ये कहलाता है भिन्न। तो प्रतिशत वह भिन्न है, ये क्या कहलाया, भिन्न। ये हम लिख देते हैं इसको, भिन्न। भिन्न कैसे निकाला जाता है, कोई संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं तो हम इसे भिन्न भी बोल देते हैं, ठीक है ना, भिन्न कहते हैं हम लोग। तो प्रतिशत अब निकालना है कि प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, यानी कि इसको हमें हर बार 100 बनाना पड़ेगा और 100 बनाने के बाद यहाँ पर जो भी अंक आ जाएगा वही उसका जो है प्रतिशत भिन्न होता है, मतलब समझिए प्रतिशत होता है। समझ में आ रहे हैं? तो ये 100 से नीचे भी हो सकता है, 100 से ऊपर भी हो सकता है, ये हमें इस पर मतलब परेशान नहीं होना, ये दोनों नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश 100, जिसका हर 100 तथा अंश प्रतिशत की संख्या नहीं है, अंश में जो भी लिखा होगा वही प्रतिशत की संख्या कहलाएगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है और प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना है। और निकालने का क्या तरीका है कि प्रतिशत जो भी राशि है उसको राशि लिख लेते हैं और प्रतिशत दर लिख लेते हैं और 100 का भाग दे देते हैं तो हमें प्रतिशत निकल आता है, ये इसका तरीका है। अभी लाभ हानि पढ़े हैं तो जरा उसके बारे में भी इसे प्रतिशत से निकालिए, कई बार लाभ प्रतिशत भी पूछा है, तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत जैसे निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी लाभ हुआ है उसमें 100 का गुणा करके क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। इसी प्रकार हानि का जब प्रतिशत निकालना होता है तो हानि में 100 का गुणा करके और क्रय मूल्य का भाग दे देते हैं। तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत एक ही शब्द है, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत एक ही शब्द है, आपको उसमें दुविधा में नहीं आना है। अब प्रतिशत लाभ या हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है, कई बार विक्रय मूल्य लिखा रहता है तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी आपको ओवरऑल गणना विक्रय मूल्य पर नहीं कर देनी है या अंकित मूल्य पर नहीं कर देनी, आपको पहले ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य कितना है, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको लेके अब इस पर कुछ सवाल करते हैं तो और क्लियर होता है। अब इसी में एक सवाल लेते हैं, चलिए। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपया था, इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, स्कूटर का नया मूल्य क्या है? देखिए वृद्धि हो गई ये भी समझ में आ रहा है, अब नया मूल्य, तो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, हम एक दो तरीकों पर देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी का फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं होता। एक तो सीधा सीधा तरीका ये है और दूसरा हम एक नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा, पहले तो सीधा वाला लेते हैं कि स्कूटर का मूल्य 34,000 है, इसके मूल्य में 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य कितना है, ये जी 34,000 रुपये, ठीक। और वृद्धि कितनी बता रहा है, मूल्य में वृद्धि, यहाँ लिखते चलिए, मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि 20%। 20% का मतलब समझते हैं ना, 20/100, तो किसमें वृद्धि हो रही है, इसके मूल्य में। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 34,000 में, तो 34,000 का पहले तो आप 20% निकाल लें, ठीक। तो 34,000 का 20% का मतलब क्या हो गया, ये जो 34,000 है इसमें आपको 20 का गुणा करना है और 100 का भाग देना। ये बात क्लियर हुई? क्यों कर रहे हैं, ये जब प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/100, तो यहाँ एक तो लिखने का नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो अब इसको जो है इससे काट दिया, 1 0 1 0 कट गए, ठीक है।
इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1 2 और ये तीसरा, तो 1 2 ये तीसरा शून्य। अब इधर देखिए, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी 68,000 रुपया बढ़ गए। ठीक है, 20% का मतलब। अब नया मूल्य क्या होगा, जो ये पुराना मूल्य था उसमें नया मूल्य जोड़ दिए, तो जो वृद्धि जोड़ दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, नया मूल्य निकल आएगा। तो लिख देंगे नया मूल्य, कैसे निकाल लेंगे, पुराना मूल्य में से आपने जो वृद्धि जोड़ दी है, मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, ये तो हुआ। तो पुराना माल मूल्य कितना था, 34,000 रुपए, और ये है 68,000 रुपए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो शून्य दोनों से जुड़ जाएंगे, और 8 4 12 की क्या हो गया, 1 2 3 34,000 का 20%। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 अरे एक ही तो काटा रे, 2 कटने थे, सॉरी 1 शून्य यहाँ से जाएगा, ये सॉरी भाई, 300, 2 शून्य इधर गए तो 2 शून्य इधर भी जाएंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा 6800, तो 6,800 हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे, एक शून्य दूसरे से दूसरा शून्य, 8 से ये सैकड़े में यहाँ पर हो जाएगा 8, और ठीक है, और 6 4 10 की शून्य, और 3 और 1 4, ये इतने रुपए हो जाएंगे, और ऐसा चिन्ह बना दीजिए बस। हाँ, तो काटने पीटने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार बोलते बोलते और है, करते कुछ और है, ऐसा भी हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब इसी को दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, ये तो हुआ सामान्य एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, नया मूल्य। अब हम एकिक नियम से लगा के देखते हैं। एकिक नियम क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं कि माना मूल्य 100 है, नया मूल्य, ठीक है, माना नया मूल्य, माना नया कहे को यही जो है क्या है, हाँ 120, नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए पुराना मूल्य में से, यही तो किया था, पुराना मूल्य में से वृद्धि जोड़ना है, वृद्धि जोड़ देते हैं। अच्छा, वो पुराना मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, माना पुराना मूल्य 100, इसको 100 के बराबर, 100 का मतलब होता है 100%, और ये 20% की वृद्धि हो जाती है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 120। अब इसको लिखते कैसे हैं, अब ऐसा लिखते हैं कि चूंकि 100 रुपए में वृद्धि के बाद मूल्य है ना, नया मूल्य ही ना हुआ, वृद्धि के बाद कितना है, 120 रुपया। तो एकिक नियम में 1 पे निकाल लीजिए, 1 पे निकालने के लिए ऐसे कर देते हैं, तो 120 पर 100 बटे हो जाएगी, और निकालना कितना है कुल, 34,000 पर, तो हम ले लेंगे अब 34,000 पर कितना होगा, ये वही तरीका निकाल लेना है, तो यहाँ लिख देंगे 120 बटे 100, और ये गुणे कर देंगे 34,000, 1 0 1 0 1 0 1 0, शून्य अच्छे से कटा लीजिए, गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब बन गया है यहाँ पर 120 गुणे 340, अब गुणा कर दीजिए, तो 1 0 तो ये दोनों का हो गया, 12 चौक 48 की 8, 12 3 36, 4 40। ये देखिए इधर का जो रेट था और इधर का रेट दोनों बराबर है, अर्थात जब आपको ऐसा समझ में आए तो इस तरीके से कर लीजिएगा, और जब इस तरह से समझ में आए तो इस तरह से कर लीजिएगा, इसमें कोई बंधन तो होता नहीं, अब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि रुपए 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपए 714 में बेची जाती है,
तो बट्टा ज्ञात करना है और बट्टा प्रतिशत। बट्टा अभी अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। बट्टा का मतलब होता है छूट, कितनी हमको छूट दी गई है, और उसका प्रतिशत निकालना है। तो बट्टा प्रतिशत, नहीं, दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या क्या है। हमें जो दिया है वो दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस पर आपने पर्ची लगा रखी है, वो अंकित मूल्य कितना है, 840। तो ये लिख लीजिए, 840 रुपए की आपने पर्ची लगा रखी है, ये हो गई अंकित मूल्य। और बेचना कितने में है, बेचना है उसके नीचे छूट भी दे रखी है, बट्टा लिख रखा है आपने, तो वो विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य ये है। और बेच कितने में रहे हैं, बिक्री जो कर रहे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी छूट देने के बाद ही बेच रहे हैं, तो जो छूट देंगे उसी को तो बट्टा कहते हैं। तो ये छूट कितनी है अभी निकाल लीजिए। आप समझ में आ रही है। देखिए, अंकित मूल्य ज्यादा है और बेच कम में रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छूट दे रहे हैं और इसी छूट को बट्टा कहते हैं। तो क्या करना है, बट्टा निकालने का क्या तरीका होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो बट्टा बन जाएगा। सो बट्टा बहुत आसान हो गया। बट्टा बराबर हो गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं, तो अंकित मूल्य कितना था, देखिए 840 रुपए, और ये है 714, घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया 6, ये बन गया 3, 3 में से 1 गया 2, और इधर से तो कुछ जाए नहीं, तो 8 में से 1 गया 7, 126 रुपए का आपने छूट दे रखी है। इसी छूट को हम बट्टा कहते हैं। ये क्लियर हो गई। अब बट्टा प्रतिशत निकालने का क्या तरीका है, अभी ये बताया था कि जो क्रय मूल्य या अंकित मूल्य हो उस पर बट्टा प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जो भी आपने छूट दी है, कितने में से छूट दी है, गुणा 100 कर दीजिए तो वो प्रतिशत में निकल आएगा। तो कर देते हैं फिर से, तो बट्टा बराबर हो जाएगा, ये जो बट्टा जितना निकाला है आपने, यानी कि ये जो बट्टा यानी छूट दी है, बट्टा या छूट जो कम निकाला था, ये जो दिया था, और कितने में से दिया था, वो दिया था अंकित मूल्य में से। तो यहां पर लिखेंगे हम अंकित मूल्य, और निकाल क्या रहे हैं, बट्टा प्रतिशत, ये निकाल रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 का गुणा, ये लो जी 100 का गुणा, ठीक है। अब लिख लीजिए कितना कितना था, बट्टा था 126 रुपया, और ये 100, तो ये प्रतिशत निकालने के लिए है। और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है हमारा ये इसका लिखने का तरीका कितना होता है, यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है 100/100, ये इसका मतलब ये होता है, जब ये चिन्ह ये वाला हटाएंगे ना, तब प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। देखिए अभी अभी लिखते हैं, ये अंकित मूल्य कितना है 840, और ये वाला तो इधर आ गया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला इसमें बदल गया, ये ध्यान रखना। यानी 100 में 100 का गुणा करके मतलब होता है किसी इससे इस संख्या प्रभावित नहीं होने की। प्रतिशत निकालने का भी हम लोगों ने तरीका पहले सीखा है कि जो भी जो ऊपर अंक लिखा है और नीचे लिखा है, प्रतिशत निकालने का तरीका होता है ये वाले को बचा लेते हैं और इस नीचे वाले को हम चिन्ह में लिख देते हैं। अब इसको यहाँ हल कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 126 गुणे 100 बटे है 840, और प्रतिशत तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, पहले तो इसको अलग कर लो, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 तो बड़े आराम से जा रहा है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और अभी भी जा रहा है, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, यानी कि आ गया 3 गुणे 5, अर्थात ये कितना था बट्टा 15, और ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से निकाल ही लिया था आपने। तो इस तरह ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे।